तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एमवी हॉन्डियस आउटब्रेक। वायरस ने कैसे काम किया ये जानने के लिए इसकी टाइमलाइन और साउथ अटलांटिक क्लस्टर की ट्रैकिंग को समझना बहुत जरूरी है। ECDC और WHO की रिपोर्ट के अनुसार कहानी कुछ यूं शुरू होती है। 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशवाया से इस जहाज ने प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद 6 अप्रैल को बीमारी का पहला मामला सामने आया। अप्रैल के अंत तक स्थिति गंभीर हो गई, जिसके कारण मरीजों को एयरलिफ्ट करके मेडिकल इवैक्यूएशन करना पड़ा। फिर 2 मई को जाकर गंभीर श्वसन लक्षणों वाले इस अज्ञात क्लस्टर की आधिकारिक सूचना ECDC को दी गई, जिसमें अंततः हंटा वायरस के एंडीज स्ट्रेन की पुष्टि हुई। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एंडीज स्ट्रेन की बायोलॉजी। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये विशिष्ट एंडीज वायरस अन्य हंटा वायरस से इतना अलग व्यवहार क्यों करता है। यह तुलना बहुत ही दिलचस्प है। यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले अधिकांश हंटा वायरस केवल संक्रमित कृंतकों यानी चूहों के मलमूत्र के संपर्क से इंसानों में फैलते हैं, लेकिन अमेरिका में पाया जाने वाला ये एंडीज स्ट्रेन एक खतरनाक अपवाद है। यह एकमात्र ज्ञात हंटा वायरस है जो सीमित रूप से एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलने में सक्षम है। अब इंसान से इंसान सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यधिक संक्रमित एयरबॉर्न वायरस के विपरीत एंडीज स्ट्रेन हवा में आसानी से नहीं फैलता। इसका ट्रांसमिशन बहुत ही दुर्लभ है। ये तभी फैलता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के बहुत करीब और बहुत लंबे समय तक संपर्क में रहे, जैसे एक ही घर में रहने वाले लोग या बिना सुरक्षा उपकरणों के देखभाल करने वाले स्वास्थ्यकर्मी। यही कारण है कि एक बंद क्रूज जहाज पर यह चिंता का विषय बन गया। तीसरा भाग, जलवायु परिवर्तन और पलायन। ये आउटब्रेक अभी ही क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें अर्जेंटीना में हो रहे पारिस्थितिक बदलावों और इसके उद्गम बिंदु पर ध्यान देना होगा। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 101। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर के अनुसार अर्जेंटीना में जून 2025 के बाद से हंटा वायरस संक्रमण के 101 मामले दर्ज किए गए हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये ऐतिहासिक औसत से लगभग 2 गुना है। ये साफ तौर पर एक बहुत बड़े पारिस्थितिक पैटर्न की ओर इशारा करता है। तो आखिर हो क्या रहा है? यहाँ जलवायु परिवर्तन एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। बढ़ता तापमान और मौसम में अचानक बदलाव संक्रमित चूहों को अपने प्राकृतिक आवासों से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जब ये चूहे इंसानी बस्तियों के करीब आते हैं तो बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना, जिसे स्पिलओवर कहते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाती है। जहाज के यात्रियों के मामले में भी माना जा रहा है कि वे चढ़ने से पहले इसी तरह वायरस के संपर्क में आए थे। चौथा भाग है HPS के लक्षण और इसका प्रभाव। एक बार संक्रमण हो जाने के बाद हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कितनी तेजी से बढ़ता है, ये समझना सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। शुरुआत में तो ये बीमारी बिल्कुल किसी आम फ्लू जैसी लगती है। हल्का बुखार, थकान और जांघों या पीठ में तेज दर्द, जिसे लोग अक्सर सामान्य थकान समझ लेते हैं। लेकिन असली खेल 4 से 10 दिनों के बाद शुरू होता है। फेफड़ों में तेजी से पानी भरने लगता है, मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होती है और ये कार्डियोजेनिक शॉक जैसी खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकता है। और यहीं पर ये वायरस अपना सबसे भयानक रूप दिखाता है। सच कहूँ तो मृत्यु दर 35 से 40% के बीच है, जो बहुत ज्यादा है। चूंकि इसके लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है, इसलिए गहन चिकित्सा देखभाल और मेडिकल सपोर्ट ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता है। अब बात करते हैं 5वें भाग की, क्रूज शिप सैनिटेशन प्रक्रियाएं। क्रूज शिप जैसे बंद वातावरण में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। ऐसे में सतहों पर मौजूद वायरस को पूरी तरह खत्म करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं। सबसे पहले खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा आने दें। 0.5% ब्लीच या 70% इथेनॉल का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, सफाई के बाद कीटाणुनाशक को तुरंत पोंछना नहीं है। वायरस को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए सतह को कम से कम 5 मिनट तक गीला छोड़ना बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही चौंकाने वाला निर्देश है, सूखी झाड़ू बिल्कुल नहीं लगानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूखी झाड़ू लगाने से फर्श पर पड़े चूहों के सूखे मल मूत्र के कण हवा में उड़ सकते हैं, जिसे सांस के जरिए अंदर लिया जा सकता है। इसलिए हमेशा गीली सफाई करें और दस्ताने पहनें। एक अच्छी बात यह है कि सूरज की सीधी यूवी किरणें इस वायरस को बहुत आसानी से निष्क्रिय कर देती हैं। आखिरी और छठा भाग,
वैश्विक जोखिम और यात्रा। तो इन सब बातों का व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य स्तर पर क्या अर्थ है? आइए विशेषज्ञों के आकलन पर नजर डालते हैं। अगर हम ECDC जैसी प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के खतरे के आकलन को देखें, तो वे बहुत ही तर्कसंगत और विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। वे बिना किसी घबराहट के सीधे साक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। इस टेबल को देखने पर सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है कि एंडी स्ट्रेन महामारी वाले श्वसन खतरों से मौलिक रूप से अलग क्यों हैं। जहां कोविड जैसे वायरस हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं, वहीं एंडीज हंटा वायरस के फैलने की क्षमता बेहद कम है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी जाता है जब संपर्क अत्यधिक करीबी हो। यही वजह है कि WHO और CDC दोनों ने आम जनता के लिए इसके खतरे को कम से बेहद कम आंका है। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि यूरोप जैसे क्षेत्रों में वे विशिष्ट चूहे पाए ही नहीं जाते जो इस वायरस को फैलाते हैं। इसलिए कम्युनिटी में इसके बड़े पैमाने पर फैलने का कोई खतरा नहीं है। फिर भी जो लोग दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवहारिक सलाह जरूर है। हाथों की सख्त सफाई रखें और चूहों वाली जगहों से पूरी तरह बचें। और हाँ, यात्रा से लौटने के बाद कम से कम 2 हफ्ते तक अगर बुखार या सांस लेने में कोई भी तकलीफ महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने रखती है। हालांकि ये क्रूज शिप क्लस्टर अपने आप में एक सीमित घटना है, लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन जानवरों और इंसानों के बीच की दूरी को कम कर रहा है, क्या हमारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा भविष्य में ऐसे स्पिल ओवर को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक पहुंचने से पहले रोक पाएगी? ये यकीनन आगे के लिए सोचने का विषय है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान आधारित तथ्यों को समझना ही हमेशा डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है।